नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बिहार में महागठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी को मनाने के प्रयास। लालू यादव की मुलायम सिंह से मुलाकात। नीतीश ने की सहयोग की अपील। तुर्की के अंकारा में आज से G20 देशों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन। IMF ने जताया भारत पर भरोसा, कहा मंदी का नहीं पड़ेगा असर। दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। नौसेना में महिला अफसरों को मिलेगा स्थायी कमीशन, कहा महिलाओं की तरक्की रोकने की कोशिशें नहीं होगी बर्दाश्त। शिक्षक दिवस से पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की पाठशाला। राष्ट्रपति ने पढ़ाया राजनीति और इतिहास का पाठ। प्रधानमंत्री ने कहा विद्यार्थी हैं शिक्षकों की पहचान। यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा शरणार्थी संकट। हंगरी, सर्बिया, ऑस्ट्रिया, मैसेडोनिया मिलकर निकालेंगे समाधान। 14 सितंबर को यूरोपीय यूनियन की अपील। और आइए देखते हैं पहली खबर। तुर्की में डूबे सीरियाई बच्चे की तस्वीर ने लोगों को झकझोर दिया है। इस घटना के बाद यूरोप में शरणार्थी संकट पर बहस तेज हो गई। IS के बढ़ते खतरों के चलते अफ्रीका, अरब और पश्चिमी एशिया से लाखों लोग यूरोपीय देशों में पनाह लेने की कोशिश में हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यह अब तक का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच हंगरी, सर्बिया, ऑस्ट्रेलिया और मैसेडोनिया ने मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की बात कही है। इंसानियत को शर्मसार करती ये तस्वीर। 3 साल के मासूम आयलान की इस तस्वीर ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर ह्यूमैनिटी वॉश्ड अशोर यानी मानवता पानी में बह गई के हैशटैग ने शरणार्थियों के लिए बहस छेड़ दी है। Bu bir insanlık dramı. Herkes aynı şeyi söylüyor. Hayvanlar için olsaydı binlerce kez bunun çözümünü oluştururduk ama insan olduğu için आयलान की तस्वीर ने यूरोप में बढ़ रहे शरणार्थी संकट की तरफ लोगों का ध्यान खींचा है। तुर्की, ग्रीस, सर्बिया, हंगरी और ऑस्ट्रिया से लेकर जर्मनी तक यही मंजर है। अफ्रीका, अरब और पश्चिमी एशिया से लाखों लोग यूरोपीय देशों की सीमाओं पर पनाह की तलाश में पहुंच रहे हैं। This voice and this dead body of a child will be seen by all international community, and UN Security Council will take a decision how to protect Syrian people in Syria. फ्रांस, ब्रिटेन, इटली समेत कई यूरोपीय देश अब शरणार्थियों के लिए उदार नीति बनाने पर जोर दे रहे हैं। Et puis enfin, il faudra répartir ces demandeurs d'asile, ces réfugiés. Je parle de ceux qui viennent de Syrie notamment. Et nous avons proposé avec la chancelière Merkel दरअसल मध्य एशिया में लिबिया, सीरिया, इराक समेत कई देशों में IS आतंकियों का प्रभाव बढ़ा है, जिससे लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। पिछले साल EU में शरणार्थी आवेदनों की संख्या में 2013 के मुकाबले 65% बढ़त दर्ज हुई। यूरोपियन यूनियन ने हालात की गंभीरता को देखते हुए 14 सितंबर को प्रवासियों और शरणार्थियों के मुद्दे पर बैठक करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हैं पूर्व राजदूत शिवशंकर मुखर्जी साहब। स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं समझना ये चाहूँ कि असल में ये संकट जो है ये क्यों इतना गहरा हो गया, मैं कहूँ कि या इतना ज़्यादा व्यापक हो गया है। देखिए, पहले से ही यूरोप में इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा इंटरनल पॉलिटिक्स का एक डिस्कशन रहा है। क्योंकि जैसे जैसे अगर यूरोप दुनिया का एक प्रॉस्परस जगह है, अमीर देश हैं, और अफ्रीका से, एशिया से इमिग्रेशन यूरोप की तरफ जाता है, तो उसमें क्या होता, उनका पॉलिटिकल प्रॉब्लम ये है कि जो राइट विंग पार्टीज़ हैं वो इमिग्रेंट्स जैसे जैसे आते हैं तो अपने देश में डर फैलाते हैं कि ये सारी नौकरियां हम लोगों को ही चले जाएंगी। उसके ऊपर यूरोप में कानून है, अगर रेफ्यूजी स्टेटस किसी का एस्टेब्लिश हो गया तो उसको रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह एक पूरी कानून के तहत उनके देना पड़ता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो मिनिमम नहीं, बिल्कुल मिनिमम से मेरे ख्याल में ये नहीं कि कैंप में बिठा के उनको एक लाइफ ऑफ डिग्निटी दी जाती है, और मैंने खुद देखा है वो पालन करते हैं उसका। एक तरफ तो फाइनेंशियल बर्डन, दूसरी तरफ उससे ज़्यादा ये पॉलिटिकल
एक प्रेशर बन जाता है हर एक पार्टीज पे कि हम वोट ना अपने जो मैक्स मेजॉरिटी हैं अपने देश के लोग वो दूसरे पार्टी की ओर न चले जाएं जो चिल्ला रहे हैं कि इमिग्रेंट्स हमारे नौकरी खा जाएंगे, देश के पास पैसा नहीं है, इनको भगाओ। लेकिन यूरोप अपना इमेज लूज नहीं करना चाहिए, वो खोना नहीं चाहती कि हमारा दिल बड़ा है, हम किसी को भगाएंगे नहीं। तो ये धर्म संकट में पड़े हुए हैं और सडनली ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, 4 साल से सीरिया में 25 लाख लोग करीब मारे गए हैं ऑलरेडी उनके सिविल वॉर में, यमन में, और इस्लामिक स्टेट का जैसे आपके रिपोर्टर ने अभी बताया कि ये सीरिया में, इराक में, सब जगह जो ये दंगा फसाद वायलेंस फैला हुआ है, तो रेफ्यूजी स्ट्रीम तो बन ही गया है। लाखों लोग अभी टर्की में बैठे कैंप्स में बैठे हैं, जॉर्डन में हैं और यूरोप की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये सडनली जो हमेशा का प्रॉब्लम रहा है, काफ़ी सालों से जो प्रॉब्लम रहा है, जिसका एक ह्यूमन एस्पेक्ट है, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, वो एक्सप्लोड कर गया है। तो इस समय आप कहीं भी यूरोप में नज़र डालिए, जो स्टेटमेंट्स निकल रहे हैं, जो सोच उनका है, वो इस इशू पे है। तो ये बहुत आसान नहीं है। और दूसरा एक एस्पेक्ट है जो आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी चल रहा है कि ये लोग रेफ्यूजीज जो हैं अपने जान को खतरे में डालकर 4000 लोग करीब मर चुके हैं क्रॉसिंग करने में, और फ्यूचर भी सर्टन नहीं है। रेफ्यूजी स्टेटस एस्टैब्लिश करने में एक दो दिन की बात नहीं है। रेफ्यूजी स्टेटस को यूरोप में भी एस्टैब्लिश करने में महीनों लग जाते हैं, तब तक कैंप्स में उनको सर्टन नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि ये लोग जो अरब हैं ज़्यादातर, और अफ्रीका से भी हैं, एरिट्रिया से हैं, लिबिया और दूसरे देशों से भी हैं, लेकिन आज का जो इन्फ्लक्स है, वर्तमान जो इन्फ्लक्स है, वो ज़्यादातर अरब देशों में से है, क्योंकि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है। वो बातें ये चल रही हैं कि वो गल्फ कंट्रीज जो हैं, जो इतने अमीर हैं और कल्चरली वो उसी तरह के लोग हैं, अरब हैं, भाषा एक है, सब कुछ एक है, उस तरफ क्यों नहीं जा रहे? तो ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग वो लोग नहीं हैं, ये रेफ्यूजी जो कि अगर दंगा फसाद खत्म हो गया, वायलेंस खत्म हो गया अपने देश में, तो वापस चले जाएंगे। उसमें से कुछ वापस जाएंगे, मैक्सिमम लोग रेफ्यूजी जर्मनी में जाना चाह रहे हैं, इटली में जाना चाह रहे हैं, स्वीडन में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को वहां पाल पोस के बड़ा करना चाह रहे हैं। तो ये एक मसला है जो आपके व्यूअर को सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं जा रहे हैं अपने। मैं यही वजह है कि जो कंट्रीज हैं वो अपने यहाँ शरणार्थियों को आने से पहले बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ कि कानूनी प्रक्रियाएं हैं, और इस पूरे मसले पर दरियादिली दिखा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मजबूरियां भी हैं उनके सामने। गल्फ कंट्रीज में नहीं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ को लेकर मजबूरियां तो हैं, लेकिन अभी भी आपने जो डिस्कशंस यूरोप में चल रहे हैं, जर्मनी इसमें लीड कर रही है कि नहीं, हम यूरोपियन देश हैं, हमें रेफ्यूजीज को लेना पड़ेगा। खबर में तो आई है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि 8 लाख रेफ्यूजीज तकरीबन जर्मनी में आएंगी, और एंजेला मर्केल ने, उनके चांसलर ने बार बार कहा है कि इनसे हम इस मसले, ये रेफ्यूजीज को भगा नहीं सकते हैं, हमें इनको शरण देना पड़ेगा। लेकिन पीछे से ये हेजिटेशन भी है कि किस तरह किया जाए। एक सजेशन आया था कि कोटा यूरोपियन कंट्रीज के लिए, ताकि बराबर की जिम्मेवारी हो कि 1, 2 या 3 देश पे सबसे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अब भी बातें हो रही हैं, जैसे आपके रिपोर्टर ने बताया 16 तारीख को मीटिंग होना था, अब 14 तारीख को कर दिया है। यूएन ने भी कहा डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से यूरोप कुछ करेगा। ये जो आपके रिपोर्ट में दिखाया कि कुछ देश बोट्स को जिसमें अबैंडन कर दिया गया है रेफ्यूजीज को, वो आने नहीं दे रहे हैं, मरने दे रहे हैं, वो यूरोप में नहीं हुआ है, मेडिटेरेनियन में नहीं हुआ है, वो साउथ ईस्ट एशिया में हुआ है। और यूएन कभी, जो अभी कुछ देर पहले खबर मिल रही कि उन्होंने कहा है कि जो यूरोपीय संघ है करीब कम से कम अभी शुरुआती स्तर पर 2 लाख जो शरणार्थी हैं उनको अपने जगह दिए। उन्होंने बोला है कि कम से कम यूरोपियन यूनियन को 2 लाख रेफ्यूजीज तो एक्सेप्ट करना चाहिए। 2 लाख से तो ज़्यादा मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उनको सोल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल सर, कि जिस तरीके के हालात कई सारे मिडिल ईस्ट देशों में हैं, मैं कहूँ कि सीरिया से लेकर यमन तक जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, असल में मूल जड़ वो है। क्या हम ये कहें कि जब तक उस जड़ को, मैं कहूँ कि उसका दुरुस्त नहीं कर पाएंगे, तब तक ये संकट कहीं बढ़ता रहेगा और फोकस जो है हमें कहीं डाइवर्ट करना होगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% सही है। ये आपने 1, 2 या 3 दिन पहले डेविड कैमरॉन का स्टेटमेंट देखा होगा कि ये बहुत ही रेफ्यूजीज के बारे में बात करने के बाद उन्होंने कहा कि सीरिया में हमको दुनिया ने कुछ करना है। वो ये एक पॉलिटिकल, लेकिन कहने को तो आसान है, लेकिन करें कैसे कि
ये वायलेंस का तो कोई खात्मा दिखता नहीं है। वायलेंस बहुत तेजी से चल रहा है। इस्लामिक स्टेट सिर्फ नहीं, इस्लामिक स्टेट, ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया, आप यमन में देखिए, तो पूरा मिडल ईस्ट जो है, जो गरब आसिया, शर्क अल-औसत, जैसे वो वायलेंस में घिरा हुआ है। और ये रेफ्यूजी स्ट्रीम जो है कम होते हुए बिल्कुल नहीं दिखता। और ये यूरोप का ये नंबर 1 अब पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन गया। देखना होगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं, जो इसकी मूल जड़ है संकट की, उसका कैसे निपटारा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए आपका। शुक्रिया। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। मंदी की मार से जूझ रहे चीन का बड़ा फैसला, सेना में 3 लाख सैनिकों की कटौती। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आर्थिक मजबूती पर जोर। देखिए देश देशांतर, चीन की सैन्य खर्च में कटौती, रात 8:30 बजे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शिक्षक दिवस के एक दिन पहले आज छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में स्थित सर्वोदय विद्यालय के छात्रों को देश के इतिहास, राजनीति, संविधान से लेकर अर्थनीति के पाठ पढ़ाए और उनके सवालों के जवाब भी दिए। शायद इतिहास में यह पहला मौका रहा होगा जब राष्ट्रपति क्लास में शिक्षक की भूमिका में नजर आए। I'll be happy if you call me Mukherjee sir. इन छात्रों के लिए इस बार का शिक्षक दिवस बेहद खास रहा, और हो भी भला क्यों ना, क्योंकि सामने शिक्षक के तौर पर खुद देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मौजूद थे। शिक्षक के तौर पर प्रणब मुखर्जी ने छात्रों को देश की अर्थव्यवस्था, इतिहास, राजनीति और संविधान निर्माण के पाठ पढ़ाए। In 1947 we got independence. Why did we wait for 3 years? Because 3 years time was taken to draft the constitution. Constitution was drafted by a constituent assembly which was also elected under the British law, not Indian law. 11वीं 12वीं के इन छात्रों ने शिक्षक बने राष्ट्रपति से अपने मन में घुमड़ रहे कई सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि वो भविष्य में भी छात्रों के सवालों के जवाब देते रहेंगे। राष्ट्रपति ने इस मौके पर शिक्षकों से भी बातचीत की। Much like a potter with his skill and soft handling will mount the mind of the young students, shape them and leave the permanent impression on them. राष्ट्रपति ने छात्रों से बातचीत के दौरान अपने बचपन के दिनों को भी याद किया और अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपनी मां को दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज बच्चों के साथ अपने अनुभव बांटे। देश भर के बच्चों और शिक्षकों को संबोधित किया। दिल्ली के मानेकशॉ ऑडिटोरियम में बच्चों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थी से ही शिक्षक की पहचान होती है। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के मौके पर एक बार फिर प्रधानमंत्री बच्चों से रूबरू हुए। स्कूली बच्चों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें जीवन में शिक्षकों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि माँ जन्म देती है और गुरु जीवन देता है। आज का समय उन तपस्याओं का स्मरण करने का समय है कि अगर हमें अच्छे डॉक्टर मिले होंगे, अच्छे इंजीनियर मिले होंगे, अच्छे साइंटिस्ट मिले होंगे, तो उसके पीछे कोई न कोई शिक्षक होगा जिसने उसे बनाया होगा और जो देश को बनाने में लगा होगा। कार्यक्रम में 800 विद्यार्थियों और 60 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। करीब 2 घंटे तक चले कार्यक्रम में बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल जवाब किए। For lakhs of students aspiring to become engineers, doctors, etc., excelling in a 3-hour competitive exam becomes the whole and sole purpose of education, sacrificing their school life, their childhood and curiosity. Sir, what message do you want to give to them? कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बजाय एप्टीट्यूड सर्टिफिकेट देना चाहिए।
चारों तरफ से उसके विषय में जानकारी इकट्ठी करते हैं। अल्टीमेटली निकलेगा कि भाई उसके चीज़ों में ये 3-4 चीज़ें विशेष हैं, और जब वो निकले तो उसको बताना चाहिए, देखो भाई तुम्हारे नहीं, उसके माँ बाप को बताना चाहिए। फिर उसको अपने जीवन की दिशा नक्की करने में बहुत मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में 125 रुपए का स्मारक सिक्का और 10 रुपए का सिक्का भी जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महागठबंधन से अलग हुई समाजवादी पार्टी को मनाने की कोशिशें जारी हैं और इसी के तहत आज आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पटना से सीधे दिल्ली मुलायम सिंह के घर पहुंचे, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। उधर बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने कहा कि अलग होने से समाजवादी पार्टी का भी नुकसान होगा। महागठबंधन से अलग होने के कुछ ही घंटों के भीतर घटक दलों ने समाजवादी पार्टी को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी थीं। गुरुवार की कोशिशों के बाद शुक्रवार को मुलायम सिंह के समधी और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह से मुलाकात की। देश के लिए एकदम बिल्कुल खतरा है सभी लोगों के लिए, और सब लोग चाहते हैं कि खत्म हो बात है। तो माननीय नेताजी ने काफी डिस्कशन हुआ, बात हुई, और हम लोगों ने आग्रह किया कि इस पर विचार आप करें। जेडीयू की ओर से भी शरद यादव समाजवादी पार्टी प्रमुख को मनाने के मिशन पर लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुलायम सिंह को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। रैली में भागीदारी के लिए तो उन्होंने ही भेजा था अपने पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर, अपने प्रतिनिधि के तौर पर शिवपाल जी को। क्या बात है, सब हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। इधर बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। मान मनोबल होने दीजिए, मान मनोबल चलती रहेगी। अभी जो है वो रूठी हुई बिहार करने का वक्त था, तो अपने परिवार को मनाने में सब लोग लगे हुए हैं। चलने दीजिए, परिवार के पलायन को रोकने के लिए मान मनोबल होती है, तो उसमें हमें क्या एतराज है। दरअसल बिहार विधानसभा की 243 में से सिर्फ 5 सीटें मिलने पर समाजवादी पार्टी ने नाराजगी जताई थी और गुरुवार को पार्टी ने महागठबंधन से अलग होकर अकेले ही चुनाव में उतरने का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने केंद्र की एनडीए सरकार के कामकाज पर संतुष्टि जताई है। आरएसएस बीजेपी के 3 दिन की समन्वय बैठक के आखिरी दिन आरएसएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम मुद्दों पर बातचीत की। आरएसएस के सह सरकारवाहक दत्तात्रेय ने उम्मीद जताई कि सरकार वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को जल्द सुलझा लेगी। बैठक के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा पार से आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक क्षेत्र में भारतीय चिंतन पर चर्चा हुई। आरएसएस प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति को बढ़ावा देने की जरूरत है और राम मंदिर के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने गेंद सरकार और कोर्ट के पाले में डाल दी। 14 महीने हुए हैं और भी समय है और बहुत सारे काम करने हैं। दिशा ठीक है, उपलब्धि अच्छे हैं और आगे बढ़ेंगे। जितना हुआ है इसमें हम दिशा ठीक है, लगन ठीक है, प्रतिबद्धता अच्छी है। इस दृष्टि से हम कह रहे हैं कि ये आगे बढ़ने चाहिए, बढ़ेगा। इतना ही हम इनपुट दे रहे थे। आंध्र प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। विधानसभा में आज वोट के बदले नोट मामले को लेकर जमकर अवरोध हुआ। विपक्षी दल वाईएसआर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। साथ ही विपक्ष ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बयान की मांग की। विपक्ष के भारी विरोध के चलते सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी और आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने नौसेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन को मंजूरी दे दी है। अब तक महिलाओं को केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत ही भर्ती मिलती थी। हाईकोर्ट के इस फैसले से महिला अधिकारियों को नौसेना में उच्च पदों पर काम करने का मौका मिलेगा। नौसेना में अब महिला अधिकारी भी अहम जिम्मेदारियां संभाल सकेंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने नौसेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि महिलाओं की प्रगति को नहीं रोका जाना चाहिए। नौसेना की 19 महिला अधिकारियों ने इसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। शॉर्ट सर्विस के चलते महिला अफसर पेंशन की हकदार नहीं होती हैं, क्योंकि इसके लिए 20 साल की न्यूनतम सेवा जरूरी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद महिला अधिकारी स्थायी कमीशन और पेंशन की हकदार होंगी। थल सेना और वायुसेना में भी महिलाओं के स्थायी कमीशन का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। वैष्णो देवी के दर्शन करना और आसान होने वाला है। रेलवे ने जम्मू के कटरा स्टेशन को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए
26 ट्रेनें चलाने का फैसला किया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज अंडमान एक्सप्रेस को कटरा तक चलाने के लिए हरी झंडी दी। अगर आप जम्मू कश्मीर यात्रा का लुत्फ ट्रेन से उठाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। रेलवे जम्मू कश्मीर में पटरियां बिछाने का काम तेजी से कर रही है। शुक्रवार को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने चेन्नई से जम्मू जाने वाली अंडमान एक्सप्रेस को कटरा तक के लिए हरी झंडी दी। जम्मू और कश्मीर को दोनों को जोड़ने के लिए रेल एक बहुत बड़ा योगदान देगा और जम्मू कश्मीर से जुड़ा जाएगा तो रेल से तो ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर देश से भी पूरी तरह से रेल मात्रा से जुड़ा जाएगा। इस मौके पर पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में रेल नेटवर्क के विस्तार से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। रामनगर का स्टेशन अपग्रेडेशन की प्रतीक्षा में है, तो कहने का तात्पर्य ये मान्यवर के ये एक ऐसा क्षेत्र है जो रेल की विकास यात्रा जो सारे देश में बड़ी तीव्र गति से दो शताब्दी से होती रही है, उसके लिए काफी देर से प्रतीक्षा करता रहा है। इस रेलवे लाइन के शुरू होने से चेन्नई समेत बाकी शहरों से आने वाले श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी के दर्शन आसानी से हो सकेंगे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और बात असम की, जहां पर बाढ़ की स्थिति चिंताजनक है। बाढ़ से आज 5 और लोगों की मौत की खबर है। इसके साथ ही राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब 36 पहुंच गई। बाढ़ से 21 जिले की 16 लाख से ज़्यादा की आबादी प्रभावित है और 320 राहत शिविरों में 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने शरण ले रखी है। करीब 2.25 लाख एकड़ की खड़ी फसल तबाह हो चुकी है। धेमाजी, डिब्रूगढ़ और कोकराझार जिले बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। वहीं काजीरंगा नेशनल पार्क में पानी भरने से वन्यजीवों पर संकट बढ़ गया। ब्रह्मपुत्र समेत कई दूसरी नदियां उफान पर हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा में आज से G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक शुरू हुई है। भारत का मानना है कि कई देशों, खासकर चीन की मुद्रा का अवमूल्यन वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। बैठक में शिरकत कर रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी साफ कर दिया कि G20 देशों को मुद्रा अवमूल्यन के मुद्दे पर गंभीरता से सोचना होगा। इस बीच RBI गवर्नर रघुराम राजन ने बाजार में जारी उथल-पुथल और अमेरिकी ब्याज दर पर जारी संशय को लेकर निवेशकों में भरोसा जगाने की कोशिश की। G20 के कारोबारियों के संगठन को संबोधित करते हुए राजन ने कहा कि बाजार में गिरावट का सिलसिला अस्थायी है। उनके मुताबिक इससे डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कम निवेश को बड़ा खतरा बताया। RBI प्रमुख ने यह भी कहा कि लोग बचत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इसके मुकाबले खर्च कम हो रहा है। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड ने G20 देशों में ज़्यादा रोजगार के मौके पैदा करने पर ध्यान देने की जरूरत बताई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती का जोखिम बढ़ गया है। G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक से पहले IMF ने ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट्स एंड पॉलिसी चैलेंजेस रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। IMF के मुताबिक वैश्विक सुस्ती के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में निकट भविष्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मानना है कि आने वाला वक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियों से भरा है। IMF की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में आर्थिक सुस्ती का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अनुमान से कहीं ज्यादा पड़ सकता है, लेकिन ऐसे माहौल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर परिदृश्य की उम्मीद जताई गई है। IMF के मुताबिक भारत में घरेलू मांग बढ़ रही है। इसमें कमोडिटी की आयात कीमतों में गिरावट सबसे बड़ी वजह है। साथ ही हालिया नीतिगत सुधार, निवेश में तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को मदद मिल रही है। हाउसिंग सेक्टर, जिसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मिलता है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, वो, और पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, ये बड़े गर्दिश में हैं। और अगर इनको तरफ गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया तो पावर सेक्टर तो एक ऐसे मुकाम पे है कि जब कोलैप्स भी हो सकता है। IMF की रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2015 के लिए 3.3% विकास दर का अनुमान रखा गया है, जो 2014 के 3.4% से थोड़ा कम है। वहीं अमेरिका इस दौरान 2.5%, जबकि यूरोजोन के देश 1.5% की दर से विकास कर सकेंगे। चीन के लिए आंकड़ा 6.8% होगा, जो 2014 के 7.4% से कम है। इनके उलट भारत के लिए विकास दर का आंकड़ा 7.5% रखा गया है। चीन के शेयर बाजारों में जून से ही गिरावट का दौर जारी है।
चीन की सरकार अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 11 अगस्त को अपनी मुद्रा युआन का अवमूल्यन भी कर चुकी है। जितने भी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके लिए भी और डिफिकल्ट एंड टफ होगा। तो उन्होंने एक तरह से ये अनफेयर हम कहेंगे, क्योंकि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन किया है। IMF का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर बाहरी उतार चढ़ाव का कम असर दिख रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में खासकर बैंकिंग सेक्टर में आर्थिक असंतुलन बना हुआ है। महंगाई के आंकड़ों में अनुमान से ज्यादा कमी से नीतिगत ब्याज दर में कटौती के लिए गुंजाइश पैदा की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने महंगाई बढ़ने के जोखिम को लेकर भी आगाह किया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। जहां IMF भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक अनुमान जाहिर कर रहा है, वहीं भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। मौजूदा हफ्ता भारतीय बाजार के लिए निराशाजनक रहा है। खराब वैश्विक संकेतों ने घरेलू बाजार पर दबाव बनाया। सेंसेक्स में आज 563, जबकि निफ्टी में 168 अंक की गिरावट दर्ज की गई। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। CBI की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले में पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता समेत 5 लोगों को जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें 1-1 लाख रुपए की निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर रिहा करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने औरंगजेब रोड का नाम बदलने के मामले में दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या नाम बदलने के लिए दिशा निर्देशों का पालन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ललित ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। उनका कहना है कि इस मामले में उन्होंने कुछ आरोपियों की पैरवी की थी। महाराष्ट्र सरकार ने देशद्रोह के मामलों से निपटने के लिए पुलिस को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने ये दिशा निर्देश बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर जारी किए हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC ने रूस की दूसरी सबसे बड़ी तेल परियोजना वैंकोवर तेल परियोजना में 15% की हिस्सेदारी ली है। ये सौदा लगभग 1.3 अरब डॉलर में हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक दादा भाई नौरोजी के जन्मदिवस पर आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी मौजूद रहे। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री विल्फ्रेड डिसूजा का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 88 साल के डिसूजा 3 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे थे। ओडिशा में दिहाड़ी मजदूर की बेटी अपराजिता प्रियदर्शिनी ने भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा पास कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। अपराजिता नतीजों में 13वें स्थान पर रहीं। पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय मूल की अमेरिकी लेखक झुम्पा लाहिड़ी को वर्ष 2014 के नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल के लिए चुना गया है। उन्हें ये मेडल अगले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा देंगे। भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा US ओपन में दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पेस ने पुरुष युगल और सानिया ने महिला युगल में जीत हासिल की।